Hello students, in this video we are going to cover a poem written by Wordsworth, that is lines written in early spring. This poem comes from an important collection called Lyrical Ballad by Wordsworth and his fellow poet Samuel Taylor Coleridge. Okay, तो ये जो पोएम है ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स से आता है, जिस कलेक्शन ऑफ पोएम का नाम है लिरिकल बैलेड, और उस लिरिकल बैलेड को विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके एक फेलो पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज ने मिलकर लिखा था। उसी कलेक्शन ऑफ पोएम्स में से ये एक पोएम है। As we all know, this William Wordsworth is a romantic poet. He always used to write poems on nature. ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा पोएम जो थे पोएम हमेशा नेचर के ऊपर लिखा करते थे। ठीक है, नेचर से रिलेटेड, and he always expresses his perception or views towards nature. ठीक है, he has always expressed his views or perception towards nature in his poems, and this poem is none other than those poems written by William Wordsworth. This poem also talks about nature. This poem contains 6 stanzas of quatrains. Quatrains का मतलब क्या होता है? Quatrains means 4 lines. ठीक है, 4 लाइन्स, मतलब कि इसका जो पोएम है वो 6 स्टैंजास का है, जिसमें 4-4 लाइन के 6 स्टैंजास हैं। तो देयर आर क्वार्टरेंस, 6 क्वार्टरेंस बोलना चाहिए। राइमिंग स्कीम इस पोएम का है ABAB। दिस पोएम्स स्पीकर इज अ सेंसिटिव थॉटफुल सोल, यू कैन से। ठीक है, तो इसका जो स्पीकर है इस पोएम का वो कोई सोल है। ठीक है, इज समवन हु इज वेरी थॉटफुल एंड जो बहुत सोचता है। ठीक है, ऐसे किसी पर्सन को, ऐसा कोई पर्सन इस पोएम का स्पीकर है। ही फील्स हिमसेल्फ टू बी डीपली कनेक्टेड टू द वर्ल्ड अराउंड हिम, सो मच सो दैट हिज सेंस ऑफ नेचुरल जॉय बिकम्स हिज फेथ एंड हिज रिलीजन। ठीक है, वो अपने आसपास के सराउंडिंग के साथ, वर्ल्ड के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि वो सिर्फ और सिर्फ नेचर में ही बिलीव करता है, नेचुरल जॉय में बिलीव करता है, नेचर से जो खुशी मिलती है उसमें बिलीव करता है, वही उसका रिलीजन है, उसी को वो मानता है, उसी की तरफ वो फेथफुल है। ठीक है, तो ये जो सोल है, जो इसका स्पीकर है, उसका ये नेचर है। ठीक है, कि वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, वो नेचर के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है। ठीक है, एज मोस्ट ऑफ द पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, ही हिमसेल्फ इज दिस थॉटफुल सोल। ज़्यादातर पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ के होते हैं वो उनके खुद के एक्सप्रेशंस, खुद के पर्सपेक्शंस होते हैं। ठीक है, एंड सो वी कैन से दैट दिस थॉटफुल सोल इन द पोएम इज नो वन बट विलियम वर्ड्सवर्थ ओनली। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं वो थॉटफुल सोल जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड द थीम ऑफ द पोएम इज ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर। अगर पोएम के थीम की बात करें कि पोएम बेसिकली इंपॉर्टेंटली कह रहा है, तो ये जो पोएम है वो ह्यूमैनिटी और नेचर के बीच की जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसको बताने की कोशिश कर रहा है। ह्यूमैनिटी इन हिज व्यू इज इंडीड पार्ट ऑफ दिस नेचुरल स्प्लेंडर, बट इट श्योर हैजंट बीन एक्टिंग दैट वे। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो एक पार्ट है पूरे नेचर को। अगर हम लोग एज अ होल देखें तो उस नेचर का एक सिंगल छोटा सा पार्ट है ह्यूमैनिटी। ठीक है, बट ह्यूमैनिटी अपने आप को उस तरीके से दिखाता नहीं है, उस तरीके से वो एक्ट नहीं करता। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग द नेचर्स एग्जाम्पल एंड एग्जिस्टिंग इन द पीस एंड हार्मनी। ठीक है, नेचर के जो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे जो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम उसको अब नहीं अपना कर, बल्कि हम क्या करते हैं, और पीस और हार्मनी में ना रहकर हम हमेशा चूज़ करते हैं फाइट करना। ठीक है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, ये ह्यूमन नेचर होता है। हम हमेशा चीज़ों को पाने के लिए लड़ते हैं और अपने आसपास की सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम नेचर के साथ एग्जिस्ट करें, नेचर के साथ रहें, नेचर के बारे में सोचें, नेचर में जो पीस और हार्मनी है उसके साथ हम खुश रहें। लेकिन हम चूज़ क्या करते हैं जनरली?
हम फाइट करना पसंद करते हैं, हम लड़ना पसंद करते हैं, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करना पसंद करते हैं। तो ये ह्यूमन का एक तरीका है जीने का, ठीक है। तो पोएट बेसिकली इसी एक आइडिया को यहाँ पे इस पोएम में हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, दैट हाउ वी आर डिस्ट्रॉइंग नेचर एंड नेचर इज ऑलवेज हैप्पी, नेचर ऑलवेज टीचेस अस टू बी हैप्पी एंड पीस, ठीक है, शांत रहना और खुश रहना, ये हमें नेचर सिखाता है। लेकिन हम नेचर से ये चीज़ नहीं सीख पाते, हम ह्यूमंस जो हैं हम उनसे ये चीज़ नहीं सीख पाते हैं, हम इनफैक्ट नेचर को ही उल्टा हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस पोएम, ठीक है। What are the poetic devices used in the poem? Mainly there are many poetic devices used in the poem, but mainly those are personification, repetition, alliteration and enjambment. We will be seeing these poetic devices in the poem while we will be reading the poem. So personification, what is personification? Personification का मतलब होता है whenever you are treating a thing, अरे कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई फिजिकल चीज़ हो या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ हो, कोई फीलिंग, कोई इमोशन हो, जब आप उसको एक पर्सन की तरह या एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है, उसमें कुछ ह्यूमन लाइक क्वालिटी डालते हो, ठीक है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। वी विल बी सीइंग इट इन द पोएम, जहाँ भी आएगा आई विल बी सेइंग कि ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। रेपिटेशन मतलब जब पोएट किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए बार बार एक ही वर्ड या फ्रेज को यूज़ करते हैं पोएम के अंदर, तो उसको रिपीटेशन कहा जाता है। Alliteration means the use of same letter or sound at the beginning of the word that are close together. कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक दूसरे के बहुत ही पास हैं, ठीक है, और उनमें सेम लेटर्स और साउंड है, बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड की बात होती है यहाँ पे, लाइक पी और प साउंड है या ड साउंड या ट साउंड है। दिस आर द साउंड्स दैट आर कॉन्सोनेंट साउंड्स। जब कॉन्सोनेंट साउंड्स किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में, शुरू में, बिगिनिंग में अगर होते हैं और वो रिपीट होते हैं बार बार आसपास में ही एक लाइंस के अंदर, ठीक है, तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। एंजम्पमेंट मतलब होता है द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, कपलेट और स्टैंजा। तो कभी भी कोई सेंटेंस है, जब कभी भी दो लाइन में कंटिन्यू हो जाता है इन अ स्टैंजा, तो उसको एंजम्पमेंट कहा जाता है। I'll be showing the examples of these four poetic devices while we'll be reading the poem. So straight away we should go to the poem and see what the poem is about. Okay, so lines written in early spring, ठीक है। तो first title of the poem itself, the spring, ठीक है। Spring is often used as close to nature by poets, ठीक है, especially when it comes to romantic poets or nature poets। जब नेचर पोएट और रोमांटिक पोएट की हम बात करते हैं लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, तो स्प्रिंग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट दे यूज़, ठीक है, टू रिप्रेजेंट नेचर, ठीक है। तो ये नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग का यूज़ किया गया है। स्प्रिंग इज सीजन एज यू ऑल नो, ठीक है। स्प्रिंग एक बहुत ही सूदिंग नेचर होती है, सीजन होता है, ठीक है, जहाँ पे नए नए फ्लावर्स क्या होते हैं, उगने शुरू होते हैं, नए फ्लावर्स, लीव्स, ठीक है। तो देयर आर ऑल एवरीवेयर ग्रीनरी, ठीक है, देयर इज एवरीवेयर ग्रीनरी, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं स्प्रिंग सीजन। तो पोएट हमेशा इसको नेचर से कनेक्ट करने के लिए इस सीजन को यूज़ करते हैं। सो हियर ऑल्सो विलियम वर्ड्सवर्थ हैज यूज्ड दिस स्प्रिंग टू रिप्रेजेंट नेचर। ओके, सो दिस पोएम्स नेम इज लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग। Okay, so first stanza. I heard 1,000 blended notes, while in a groove I sate reclined. In that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. As you can see, the rhyming scheme here is A, B, A and B. Mind is rhymed with reclined, notes is rhymed with thoughts. ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ द लाइन, आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स, ठीक है। यहां पे नोट्स का मतलब है बर्ड्स के साउंड, सॉन्ग्स, बर्ड सॉन्ग, ठीक है। तो पोएट जो है वो बहुत सारे साउंड्स सुन रहे हैं, नेचर के बहुत सारे साउंड्स होते हैं, नॉट ओनली द बर्ड साउंड्स, दे आर डिफरेंट साउंड्स इन द नेचर, ठीक है। जैसे कि अगर आसपास में कोई नदी या झरना बह रहा है, ठीक है, स्प्रिंग अगर बह रहा है, तो
अगर कोई हवा चल रहा है तो, एंड अगर बर्ड्स वहाँ पे बोल रहे हैं तो, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दैट दे मेक साउंड, ठीक है। तो जो नेचर होता है उसके बहुत सारे साउंड्स होते हैं, देयर आर मेनी साउंड्स। यहाँ पर नोट्स का मतलब बेसिकली है साउंड, ठीक है। ग्रोव मतलब होता है बेसिकली फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट में जब पोएट वहाँ बैठे हुए हैं, ही इज सेट मीन्स सैट, सेट मीन्स यहाँ पे है जैसे ओल्ड इंग्लिश फॉर सिट और सैट, ठीक है। सैट के लिए एक ओल्ड इंग्लिश होता है सेट। तो पोएट इज सिटिंग इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एंड ही इज लिसनिंग टू 1000 ब्लेंडेड नोट्स, जो बहुत सारी, जो ब्लेंड मतलब क्या होता है, मिक्स हो जाना, ठीक है। तो बहुत सारे साउंड्स हैं नेचर के, वो सभी मिक्स होकर पोएट को सुनाई दे रहे हैं। पोएट वहां पे बैठकर उसको सुन रहे हैं। वेयर ही इज इंजॉइंग इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लीजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। तो ही इज इंजॉइंग द साउंड्स, while he was enjoying the sound, the sweet sound of the nature, ठीक है, and when he was very happy, he was thinking of pleasant thoughts, बहुत सारे अच्छे अच्छे thoughts उनके माइंड में आ रहे थे, तभी उनके दिमाग में, उनके मन में एक sad thought आता है। Why this sad thoughts has come to his mind? जो सैड थॉट है, ये सैड थॉट है नेचर के बारे में, जो हम ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। तो एट वंस ही इज हैप्पी टू लिसन टू द साउंड्स, द ब्लेंडेड नोट्स ऑफ द नेचर, ठीक है। एंड एट द सेकेंड ही इज सैड टू थिंक ऑफ हाउ वी ह्यूमंस हैव डिस्ट्रॉयड द नेचर, ठीक है, हैव डिस्ट्रॉयड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द नेचर। ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस ऑफ द नेचर। नेचर की जो पीस है उसको हम लोग कैसे, हम ह्यूमंस डिस्ट्रॉय करते हैं, ये थॉट उनके माइंड में आता है और उससे वो दुखी हो जाते हैं, ठीक है। इन द सेकेंड स्टैंजा, टू हर फेयर वर्क डिड नेचर लिंक्स द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक what man has made of man. Here also the rhyming scheme is same. To her fair works did nature link. Means nature here is connecting the poet's soul. ठीक है, poet, human, यहाँ पे हर ह्यूमन सोल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन पोएट एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट हिज सोल, ठीक है। तो कैसे नेचर जो है ये उनके सोल को, ठीक है, कनेक्ट हो जाता है, उनका सोल जो है वो नेचर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो टू हर फेयर वर्क्स, बिकॉज ऑफ द नेचर्स वर्क, नेचर्स डेली थिंग दैट नेचर डू, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द नेचर्स ब्यूटिफुल क्रिएचर्स, ठीक है। यहाँ पे वर्क, फेयर वर्क का मतलब है ब्यूटीफुल क्रिएचर्स, और नेचर जो भी अच्छे अच्छे काम करता है, जैसे नेचर की वजह से जो भी ब्यूटीफुल है और जो ब्यूटी है नेचर में, उसी की वजह से जो पोएट का मन है, पोएट का सोल है, वो लिंक हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। लिंक मीन्स कनेक्ट हो जाना। एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। और साथ ही साथ मुझे इस बात को सोचकर बहुत दुख होता है कि हम ह्यूमंस ने कैसे, हम ह्यूमंस ने अपने ही नेचर को, अपने ही एनवायरनमेंट को खराब कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन का मतलब है कि हमने जो नेचर बनाया है, ठीक है, जो नेचर है उसको जिस तरीके से हमने डिस्ट्रॉय किया है, वो हमने खुद का ही घर डिस्ट्रॉय किया है। वी हैव डिस्ट्रॉयड आवर होम इटसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, और यस इटसेल्फ यू कैन से। तो हमने अपना घर खुद ही डिस्ट्रॉय कर लिया है, ह्यूमैनिटी ने ही अपना घर डिस्ट्रॉय कर लिया है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, ठीक है। तो जो इंसान ने किया है वही इंसान को मिल रहा है। यहाँ पे बेसिकली का कहने का मतलब ये है, मैन हैज़ मेड है, मैन मेड ऑफ मैन, मतलब कि हमने जो किया है वही हमको मिल रहा है। नेचर को हमने डिस्ट्रॉय किया है तो नेचर हमको कैसे सब कुछ अच्छा देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है, बिकॉज वी हैव ओनली डिस्ट्रॉयड द नेचर। तो यहाँ पे पोएट बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि टू हर फेयर वर्क डिड नेचर लिंक। नेचर के जो बहुत सारे ब्यूटी हैं, फेयर वर्क का मतलब आप ब्यूटी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ब्यूटी।
तो नेचर की जो बहुत सारी ब्यूटी हैं उसी की वजह से हम नेचर से कनेक्टेड होते हैं। जो ह्यूमन सोल होता है वो नेचर से कनेक्ट हो जाता है। और साथ ही साथ पोएट यहाँ पे ग्रीव्ड है, मतलब बहुत दुखी हैं, वो टेरिबली दुखी हैं और वो सोच रहे हैं कि कैसे हम इंसानों ने खुद ही अपना जो एनवायरनमेंट है, अपना नेचर है, अपना नेचर हमने खुद ही ख़राब कर दिया है, हमने खुद ही अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, और इस बात को सोचकर पोएट बहुत दुखी हो रहे हैं। ठीक है, इन द सेकेंड स्टैंजा, थ्रू प्राइम रोज टफ्ट इन दैट ग्रीन बॉवर एंड periwinkle trailed its wreaths, and it is my faith that every flower enjoys the air it breathes. ठीक है, so prime rose is a type of flower, basically बोलना चाहिए। ठीक है, prime rose is a type of flower, here you can see on the screen. Periwinkle is also type of flower, एंड रिथ मीन्स होता है फ्लावर्स का एक डेकोरेशन होता है जो कि सर्कल में किया जाता है, फ्लावर और लीव्स को मिलाकर एक डेकोरेशन किया जाता है, उसको रीथ बोलते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द रीथ, व्हाट इज रीथ, व्हाट इज periwinkle एंड व्हाट इज प्राइम रोज। यू कैन सी ऑल दिस थ्री पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, है ना, दीज आर द थिंग। ओके, सो द थ्रू प्राइम रोज टफ्ट इन द ग्रीन बावर, ग्रीन बावर, बावर मीन्स होता है शेड। ठीक है, शेड, बावर मीन्स शेड, शेड प्लीजेंट शेड, जहां पे बड़े बड़े पेड़ हैं तो छांव होता है वहां पे, उसको बावर कहते हैं। उसके जस्ट नीचे में ये जो प्राइम रोज और periwinkle है, ये सभी जो है ये लोअर लैंड, मतलब कि लैंड से जस्ट लगे लगे छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये, उन पे फ्लावर्स होता है ये। ठीक है, टफ्ट मीन्स होता है बेसिकली गुच्छा। ठीक है, जब से कि आप किसी फूल का गुच्छा बनाते हो, इन द सेम वे। ठीक है, तो थ्रू प्राइम रोज टफ्ट इन दैट ग्रीन बावर, ठीक है, वहाँ पे छाँव में, पेड़ के छाँव में ये फूल उगे हुए हैं। ठीक है, उनका एक गुच्छा है वहाँ पे नीचे उगा हुआ, जमीन पे है ये। द periwinkle ट्रेल्ड इट्स रेथ, ठीक है, और periwinkle जो है वो वहाँ पे घेरा बनाकर या फिर सर्कल बनाकर वहाँ पे उगे हुए हैं जमीन पे ही। एंड इट इज़ माई फेथ दैट एवरी फ्लावर इंजॉय द एयर इट्स ब्रीथ, और ये मेरा फेथ है, ये मेरी बिलीफ है कि जितने भी जो फ्लावर्स जो नेचर में हैं वो जो एयर ब्रीद कर रहे हैं वो उसको इंजॉय कर रहे हैं। मतलब बेसिकली बोला जाए तो पोएट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भी नेचर है वो अपने आप में इंजॉय कर रहा है, वो जो भी चीज़ उसके पास में है उससे वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, और साथ ही साथ वो ये बताना चाहते हैं कि जो नेचर है वो हमें सिखाता है, हमें दिखाता है कि कैसे हम जो है उसके साथ खुश रह सकते हैं। वी कैन बी एट पीस, ठीक है, एंड हैप्पी, ठीक इस फ्लावर्स की तरह। जिस तरह से प्राइम रोज है, जिस तरह से periwinkle है, ये जो है जमीन में हैं, जमीन पे उगे हुए हैं, एंड दे आर इंजॉइंग द एयर दैट दे आर ब्रीदिंग। ठीक है, जो एयर वो ब्रीद कर रहे हैं, जो जिस हवा को वो सांस ले रहे हैं, जिस हवा में, उस हवा में वो इंजॉय कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। और पोएट इस चीज़ को बिलीव करते हैं दैट we can also be happy and at peace with whatever we have. This is what the poet is saying in this third stanza. Okay, the poet का जो third stanza है उसका poem का जो third stanza है वो यही कह रहा है। ठीक है, then the birds around me hopped and played, their thoughts I cannot measure, but least the motion which they made, it seemed a thrill of pleasure. ठीक है, अगेन द राइमिंग स्कीम इज हियर ए बी। तो यहाँ पोएट बोल रहे हैं कि बर्ड्स जो मेरे आसपास में उड़ रहे हैं और फुदक रहे हैं और कूद रहे हैं। ठीक है, हॉप्ड मतलब होता है मतलब फुदकना। ठीक है, तो जो मेरे बर्ड्स जो मेरे आसपास में हैं, जो फुदक रहे हैं, जो खेल रहे हैं, ठीक है, देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, मैं उनकी खुशी को मेजर नहीं कर सकता, मैं उनकी सोच को मेजर नहीं कर सकता। पोएट है वो बोल रहे हैं कि मैं उनकी खुशी को, उनकी हैप्पीनेस को, उनको एंजॉयमेंट को मेज़र नहीं कर सकता। आई कैन नॉट मेज़र दैट कि वो कितने खुश हैं। ठीक है, बट उनकी मोशन के साथ, एटलीस्ट द मोशन विच दे मेड, जिस मोशन के साथ वो वहाँ पे खेल रहे हैं, हॉप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मुझे इतना तो समझ में आ ही रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे वो बर्ड्स मतलब अगेन एलिमेंट इन द नेचर, बर्ड मतलब है एलिमेंट इन द नेचर। प्राइम रोज और प्रीविंकल जो थे वो भी एलिमेंट इन द नेचर थे, ठीक है। तो नेचर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर के साथ खुश रहते हैं। बर्ड्स भी नेचर का एक एलिमेंट है, ठीक है। और ठीक उसी तरह हम ह्यूमंस भी नेचर के एलिमेंट हैं, बट कहीं ना कहीं हम इन एनिमल्स और इन फ्लावर्स, इन ट्रीज और प्लांट्स की तरह हम खुश नहीं रहे, हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इन बर्ड्स से हमें सीखना चाहिए, इन फ्लावर्स से हमें सीखना चाहिए कि कैसे ये सेटिस्फाइड हैं, कैसे ये खुश रहते हैं जो भी इनके पास में है, ठीक है। ये हैप्पी रहते हैं, नेचर को इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हियर इन द 4th स्टैंजा इट इज सेड, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ड्स को लिया गया है, इससे पहले वाले स्टैंजा में फ्लावर्स को लिया गया था, ठीक है। बट बात एक ही है, दे आर एंजॉइंग द नेचर, ठीक है। इन द 5th स्टैंजा the budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. Okay, again in this stanza also there is a natural element, and that is budding twigs. Twigs का मतलब होता है branches, branches of the trees, ठीक है, branches। और budding twigs है मतलब बहुत ही young ब्रांचेस हैं, छोटे छोटे जो नए नए हरे हरे पत्ते आते हैं उनको यहाँ पे बडिंग ट्विग्स कहा गया है। तो पोएट आप बोलते हैं कि जो ट्री में जो छोटे छोटे नए नए ब्रांचेस आए हैं, दे आर डूइंग व्हाट, दे आर स्प्रेडिंग देयर फैंस। फैंस मतलब यहाँ पे है लीव्स, ठीक है। लीव्स जो पत्ते होते छोटे छोटे, वो अपने फैंस को स्प्रेड कर रहे हैं, खोल रहे हैं, ठीक है। वाई दे आर स्प्रेडिंग देयर फैंस, दे आर स्प्रेडिंग देयर फैंस टू कैच द ब्रीजी एयर। जो बहुत ही ठंड हवा चल रही है, प्लीजेंट एयर वहाँ पे जो चल रहा है उसको, और प्लीजेंट विंड जो वहाँ पे चल रहा है उसको कैच करने के लिए वो अपने फैंस को खोल रहे हैं। आई मस्ट थिंक, डू ऑल आई कैन, मैं जितना सोच सकता हूँ मैं सोच रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो कितने खुश होंगे, वो वहाँ पे इतनी थॉटफुल हैं। यू कैन सी इट्स ऑल अ थॉटफुल सोल, ठीक है। वो सोल जो थॉटफुल हैं, एक्चुअली ही इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ सोच रहे हैं कि वो कितने खुश होंगे, दैट देयर वॉज प्लेजर देयर, ठीक है। लेकिन इतना पक्का है कि उनको देखकर फील होता है कि दे आर ऑल इन प्लेजर, वो बहुत ही खुश हैं, ठीक है। वो बहुत ही खुश हैं, वो सभी बहुत सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। तो ऑल दिस 3 स्टैंजा नंबर 3, 4 and 5, you can see the natural elements, how they are happy with nature, how they are satisfied in nature, ठीक है। In the last stanza, is this belief from heaven be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man, ठीक है। तो इफ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, अगर मैं ये बिलीव, मैं ये मानूं, अगर मैं इसको मानूं, इसको मैं बिलीव करूं, ठीक है, जो मैसेज हमें हेवन से मिल रहा है, इफ सच बी नेचर्स होली प्लान, अगर ये ही नेचर का होली प्लान है, मतलब यही अगर नेचर हमें सिखाना चाहता है, ठीक है, तो क्या ये रीज़न नहीं है कि हम जो ह्यूमंस, जो हम नेचर के साथ करते हैं उसके लिए हमें दुखी होना चाहिए, हमें लेमेंट करना चाहिए। तो इज दिस नॉट द रीजन, इज दिस नॉट द रीजन दैट वी मैन, वी ह्यूमंस शुड लेमेंट फॉर व्हाट वी हैव डन टू द एनवायरनमेंट, जो हमने एनवायरनमेंट के साथ किया है उसके लिए हमें दुखी होना चाहिए। और ये एक बहुत काफ़ी रीज़न है, बिकॉज नेचर हमें यही सिखाना चाहता है, और यही सिखाना चाहता है कि हमें क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, प्लेजरेबल रहना चाहिए, हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए जो भी हमारे पास में है, जिस तरह से नेचर होता है, जिस तरह से नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, यही मैसेज वो हमें देना चाहता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ द पोएम हियर एंड्स, बट बिफोर एंडिंग द वीडियो वी शुड गो टू द पार्ट ऑफ स्पीच as I have said that we will discuss it, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, personification. If you are seeing the personification, the budding twigs in the 5th stanza, you can see the budding twigs are spreading their fan, ठीक है। तो they are spreading their fan, that means, and they are catching the breezy air, that means here budding twigs जो है वो एक non living thing है, but it is treated that it is a living thing, लिविंग थिंग की तरह उसको ट्रीट किया गया है, एक ह्यूमन लाइक क्वालिटी उसके अंदर डाला गया है। सो व्हाट हैपन्स हियर,
सो यहाँ पे जो बडिंग ट्विग्स हैं वो personified है, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव सीन दैट personification is here used. Then we can see repetitions many where, जैसे कि you can see man has made man, man is repeated here. Pleasure is repeated, pleasure is repeated for 2 times here. देखो यहाँ पे in this stanza and in this stanza pleasure is used again and again. That means poet is here talking about the pleasure of the nature. तो emphasize कर रहा है poet यहाँ पे pleasure को, ठीक है। तो pleasure is here repeated. Alliteration की अगर हम बात करें तो alliterations यहाँ पे यूज़ हुए हैं लाइक faith flower FF, ठीक है। And there are many more examples for alliterations like here man made man, man made man, M ma sound is repeating here. Okay, and then enjambment. Enjambment you can see here like in the first stanza thoughts bring, thoughts here, thoughts bring, ठीक है। These two are the same sentence. Sentences here broken into 2 lines in the stanza, but actually these two are connected. That in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thought to the mind. Here you can see the thoughts and bring are connected. दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं enjambment, ठीक है। Like here you can see link the human soul, ठीक है। These 2 lines are connected, ठीक है। This 2 lines are in continuation but they are broken into 2, ठीक है, in a stanza. इसी को बोलते हैं enjambment, जैसे कि मैंने बताया था जो स्टार्टिंग में enjambment, ठीक है। Think what man has made, think and what, this is also enjambment. There are more examples like flower, every flower enjoys, here enjambment here, ठीक है। And played their thoughts, these 2 sentences, these 2 lines are also connected, ठीक है। made it seemed a thrill of pleasure, it is also example of enjambment, ठीक है। fan to catch the breezy air, can that there fan to catch the breezy air, these 2 lines are the example of enjambment. And then can that there was pleasure there, then here also this is also an example of enjambment, ठीक है। lament what man has made, lament what man has made of man, ठीक है, this is also example of enjambments. So these are the example of enjambments: personification, enjambment, repetition and alliteration. So these are the figure of speech or the poetic devices used in the poem. So in this way we have completed the poem, and for now we'll be signing off. Goodbye.